दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 9 को, जिसका टॉपिक आपके सामने है। दोस्तों क्या है? शहरी क्षेत्र में आजीविका, अर्थात ऐसे लोगों की जीविका जो लोग शहर में निवास करते हों। वो लोग क्या क्या काम धंधे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शहर में बहुत सारे काम होते हैं। किस तरीके के? कि कुछ लोग ऑफिशियल वर्क भी करते हैं, कुछ मार्केटिंग का वर्क भी करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट वर्क भी करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे लेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्लास स्टेट पीसेस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, आरओ, एआरओ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एसवी, अर्थात इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें दोस्तों यह टॉपिक आता है। देखिए दोस्तों, 4 लाइनें हैं। करियर बनाने की उम्र में इश्क मोहब्बत करोगे तो करियर कब बनाओगे? अभी लाइफ में कुछ कर लो, फिर बसा लेना अपना जीवन अपने साथी के साथ। दोस्तों, तो ये 4 लाइनें इसलिए आप लोगों के लिए थी क्योंकि यही दोस्तों टाइम होता है 18 से 35 तक करियर सेट करने का। तो यही एडवाइस है कि अपने पर ही ध्यान दें और अपने करियर को सेटल करें। आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। ये देखिए, आप एक पेंटिंग देख पा रहे होंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, कुछ फैक्ट्री दिख रही हैं, कारें दिख रही हैं, लोग भीड़ भाड़ में दिख रहे हैं, कुछ कहीं ठेले कुछ लगा रखे हैं, कहीं बुक स्टोर या बसेस चल रही हैं, या लोग इधर से इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो शहर क्या होता है? शहर उसी को कहते हैं जहाँ पर लगभग सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, करियर के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ क्या होते हैं, आने जाने के साधन या कुछ छोटा मोटा जो भी बिजनेस धंधे करने हो, सारे के सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए, एक और चित्र आपको दिख रहा है। तो यह कैसा दिख रहा है? यह दोस्तों, ये भी दिख रहा है, ये कस्बे का चित्र है। किस तरीके का? ये टाउन का चित्र है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से आप चित्र को देख पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सड़कों पर काम करना। देखिए, ये वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती हैं और मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत ही बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे। जैसे हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को बेच रहे थे। देखिए, शहरों में क्या होता है दोस्तों, रेहड़ी पर अर्थात ठिलिया पर सब्जियां लोग बेचते हुए दिख जाएंगे, या कुछ अदर चीज़ें बेचते हुए, खाने पीने की चीज़ें भी ठेलियों पर बेचते हुए दिख जाएंगे। सड़कों के किनारे विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाए लोग मिल जाएंगे। कपड़ों की सेल हो सकती है, जूते की सेल्स हो सकती है, या अन्य किताबों की भी आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी या बुक स्टोर मिल जाएंगे। विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे होटल्स, ढाबे, ये सारे के सारे संसाधन क्या होते हैं, या विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जैसे बनाए जाते हैं। कहीं कपड़े बनाए जाते हैं, कहीं कॉपियाँ वगैरह बनाई जाती है, स्लीपर्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों काम धंधे करने वाले, या आइसक्रीम वगैरह कहीं बनाई जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को आप शहरों में देखते रहते होंगे अपने आसपास। सजाने में क्या थी, व्यस्त अपनी ठिलिया को सजा रही थी, ताकि देखिए, जितनी सिस्टमेटिक वे से आप बिजनेस करेंगे उतनी ही आप सक्सेस होंगे। एक ठेली है, रेहड़ी है, जिस पर उसने टमाटर, गाजर को एकदम सिस्टम से लगा रखा है, जो देखने में कस्टमर को आकर्षित करेंगे। लोग वहाँ आएंगे और उससे अधिक सामान खरीदेंगे। ये होता है मार्केटिंग स्किल। सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। बिल्कुल दोस्तों, आप मंदिर के आसपास जाइए, वहाँ भी आपको फूल बेचने वाले मिल जाएंगे, या सड़क किनारे भी फूल बेचने वाले मिल जाएंगे। इवन गर्मियों के मौसम में बर्फ़ भी बेचने वाले मिलते हैं। रोड किनारे कुछ लोग चाय बनाने का भी काम करते हैं। तो सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा, जैसा कि आप अभी आपको ये तस्वीर में दिख रहे हैं,
ऑटो रिक्शा चलते हैं, बैटरी वाले रिक्शा चलते हैं जिसको ई रिक्शा बोलते हैं, जैसे वगैरह भी चलते हैं जिनको टेम्पो भी कहा जाता है। मेट्रो भी मेट्रो सिटीज़ में चलती हैं। तो देखिए हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था, वहाँ से बसें ज़ोर-ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। अर्थात मोची भी रोड किनारे बैठे हुए थे और जूते चप्पल का जो भी कार होता उसकी वह तैयारी कर रहे थे। वहीं सड़क किनारे नाई अपना काम शुरू किया था, अर्थात हेयर कटिंग का काम चल रहा था। उसके पास एक ग्राहक पहले से था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। और बालों की पिन वगैरह भी, ये चिमटा चिमटी भी बेच रही थी, हेयर बैंड भी बेच रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम देखते हैं जहाँ रहते हैं सिटीज़ में, गली में लोग सब्जी बेचने वाले थे, या कंबल बेचने वाले आते हैं, बेडशीट चादर बेचने वाले आते हैं, या फलों को बेचने वाले आते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें लोग अब गलियों में भी बेचने आते रहते हैं। हमने एक बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे चित्र में, एक व्यक्ति है जो पैर वाला रिक्शा होता है, पैरों से चलाया जाता है, उस पर व्यक्ति ये सो रहा है। दिन में कितने रुपए कमाता होगा? इसका नाम है बच्चू मांझी। कहाँ का? बच्चू मांझी इसका नाम है। और ये एक रिक्शा वाला है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये अपने बारे में लिखता है, मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ, जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीबी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। अर्थात गांव में उनको छोड़कर आया, किसी शहर में काम करने के उद्देश्य से ये आया हुआ है। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने एक पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता और ग्राहक जहां भी जाना चाहें उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं काम नहीं कर पाता हूँ। उन दिनों कमाई बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि दोस्तों देखो, पैर वाला जो रिक्शा होता है वह ताकत से चलता है। जब भरपेट इनको खाना नहीं मिल पाता, कमाई नहीं हो पाती है, तो अक्सर इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। जब इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है डियर स्टूडेंट, तो ये लोग वर्क नहीं कर पाते। जब वर्क नहीं कर पाते तो पैसा भी इनके पास नहीं आता। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते। रोज 200 से लेकर 300 रुपए तक कमाई, मेरी कमाई हो जाती। अर्थात वह रिक्शा चलाता है, 200-300 रुपए वह डेली कमा लेता, जिसमें से 100 से लेकर 150 रुपए खाने और किराए किराए पर खर्च हो जाता। देखिए, 300 रुपया उसने कमाए और 100 से 150 का खाना खाया। बाकी उसका जो रेंट है, रेंट पे रह रहा है, किराए के कमरे पे रह रहा, तो उसका भी उसको पैसा देना पड़ता है। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती। सोचिए दोस्तों, क्योंकि इतने कम पैसों में कैसे गुजारा होता होगा, तो इसलिए उसकी बीवी को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। अब है, बच्चू मांझी शहर क्यों आया? क्योंकि दोस्तों उसके पास लगातार मिस्त्रीगिरी का कार्य नहीं था। वो जिस एरिया से बिलोंग करता था, स्पेशली बिहार राज्य का था, तो वहाँ पर मिस्त्री का जो काम था वह 365 दिन नहीं चलता था, पूरे साल नहीं चलता था, कुछ महीने ही चलता था। इसलिए वह ज़्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से शहर आया था और वह रिक्शा चालक बन गया था। अब देख लिए, इसीलिए मैं उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते कि कितना माल खरीदे, कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। देखिए यहाँ दोस्तों कैसा था, यहाँ से बढ़ के दिखाएं। इतना हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ से पढ़ते हैं बच्चू मांझी के बारे में। देखिए, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं।
उनकी मरम्मत करते या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है। क्या होता है? दूसरा कोई भी व्यक्ति उनको रोजगार नहीं देता है। देखिए दोस्तों, आपको एक चित्र दिखाते हैं। बड़ी दोस्तों इस देश की विडंबना है। पूरे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक वक्त का भोजन मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, अन्न का अनादर कभी ना करें। देखिए ये चित्र आपके समक्ष है। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं, रात में वहीं खाना बनाते हैं, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा। रिक्शा खड़ा है और आसपास देखिए कुछ बर्तन वगैरह भी दोस्तों रखे हैं। यहीं पर यह जीवन यापन अपना करते हैं, भोजन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे कि उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं, ताकि अधिक से अधिक उन्हें आमदनी हो सके और वे अपना प्लस अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। उनकी दुकानें क्या होती? अस्थायी होती, टेम्परेरी होती हैं। किसी वक्त कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, स्पेशली पुलिस फोर्स उनकी दुकान को हटवा सकते हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पट्टी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर क्या करते हैं? चीजों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वे ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया, काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे थे। अर्थात अपना काम धंधा बिजनेस कहाँ करते थे? वे सड़कों किनारे ही किया करते थे। दोस्तों हमारे देश की शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ का मतलब होता है दोस्तों रोड किनारे रहते हैं और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अर्थात रूल्स ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं कि आप सड़क किनारे ठेला नहीं लगा सकते। जैसा भी नया रूल्स आया है कि मेट्रो सिटीज में जो है वह ई रिक्शा बैन हो रहा है। अर्थात आप मेन सड़कों पर ई रिक्शा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है जो दुर्घटनाएं होती हैं मैक्सिमम वो ई रिक्शा के कारण होती हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखें जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। अब हम लोग देखेंगे बाजार के बारे में। अभी आपको फोटो वगैरह दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी फोटो वगैरह हैं दोस्तों। देखिए बाजार, बाजार हम सभी लोग जानते हैं जहाँ पर सब्जियाँ मिलती, कपड़े मिलते हैं या अन्य साधन मिलते रहते, बहुत सारी चीज़ें, या यूँ कहें जितनी भी चीज़ें आप अपने दैनिक रूप में या अपनी लाइफ में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे संसाधन इस मार्केट में, इस बाजार में उपलब्ध होते हैं या अवेलेबल होते हैं। देखिए जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि दुकान की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर, देखिए क्लिनिक वगैरह भी लोग चलाते रहते हैं बाजार में। दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। अर्थात देखिए अपॉइंटमेंट आज भी लेना पड़ता है। शहरों में किसी डॉक्टर से लेना है तो आपको 1-2 घंटे पहले या 1-2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ताकि आप नेक्स्ट डे जाएं जब आपका शेड्यूल हो,
तो आप उस डॉक्टर से मिलें, अपनी बीमारी बताएं, फिर वह क्या करेंगे, उस बेस पर आपको दवाएं उपलब्ध कराएंगे। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहते थे, अर्थात रेडीमेड कपड़े। रेडीमेड का दोस्तों ट्रेंड है। आज लोग, बहुत सारे लोग हैं, 50% लोग अर्थात रेडीमेड कपड़े पहनते, सिले सिलाए कपड़े पहनते। कुछ ऐसे हैं जो स्पेशली फिटिंग्स के लिए ध्यान देते हैं। उन लोगों को क्या होता है दोस्तों, सिलवाने भी कपड़े पड़ते हैं। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां लड़कियों के कपड़े देखे हुए थे। देखिए दोस्तों, ये एक बच्ची आपको दिख रही है, ये प्लेट्स बेच रही है। क्या, प्लेट की एक दुकान पर खड़ी है और विभिन्न प्रकार की प्लेटें आप इस चित्र में देख पा रही, जिस प्लेट में खाना खाया जाता है। देखिए, बड़ी दुकान, ये फोटो जो थी बड़ी दुकान की थी। हरप्रीत, एक देखते हैं, हरप्रीत के बारे में पढ़ते हैं। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ यह शोरूम चलाते हैं। कौन? हरप्रीत और उसकी वाइफ जो वंदना है, वह इस शोरूम को मेंटेन करती है। वंदना, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, अर्थात कपड़े वगैरह डिजाइन करती हैं। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए, ताकि कस्टमर अधिक से अधिक अट्रैक्ट हो और चीज़ों को खरीद सकें। अब यहाँ से देखिए, हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। यहाँ पर दोस्तों त्रिपुर नहीं, त्रिपुरा है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा में, हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं, ताकि कस्टमर इसके बारे में जाने और अधिक से अधिक चीज़ें यहाँ से खरीदें। दोस्तों, ये क्या है? मार्केटिंग ही है। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी खरीद लेंगे। जब से बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। दोस्तों, ये कैसे? ये सब बिजनेस से ही हुआ है। कैसे हुआ? बिजनेस से ही हुआ है। हम लोग यहाँ से देखेंगे हरप्रीत और वंदना के बारे में। देखिए दोस्तों, हरप्रीत और वंदना कौन? हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर जो व्यापारी हैं अपनी दुकान या व्यापार खुद ही संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक तरह की नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती, कहीं पर मंगलवार को बंद रहती, कहीं पर संडे को भी बंद रहती। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवा देती हैं। यहाँ पर दोस्तों कुरियर हिंदी में है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कोरियर कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं फैक्ट्री में। देखिए, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री होती है और बहुत से लोग फैक्ट्री में काम करते रहते हैं। जो मेट्रो सिटी होती है मैक्सिमम, वो क्या होती हैं? वो सब एक इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जानी जाती है। जैसे कानपुर का एक शहर है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, जो एक इंडस्ट्रियल के नाम से काफ़ी फेमस है, स्पेशली लेदर के लिए। देखिए, मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े क्या करती है, एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती थी। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी।
हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता न बन जाए। देखिए सिटी में क्या होता है, जो लोकल बसेस होती है उनमें भीड़ भी दोस्तों होती है। डेली अप डाउन होता है एक स्थान से दूसरे। देखो बच्चे पढ़ने भी आते हैं, कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, या सड़कों किनारे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, या कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो सिटीज़ में लोकल बसेस चलती हैं उसका लोग यूज करते हैं, जो काफ़ी भरी रहती हैं। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिकट क्या टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया, ये लेबर चौक है। देखिए लेबर चौक दोस्तों क्या होता है, जहाँ पर लेबर मजदूर खड़े रहते हैं और लोग क्या आते हैं कि अगर किसी लेबर मजदूर को ज़रूरत है वहाँ आकर वो ले जाते हैं और पैसे फिक्स कर लेते हैं। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे हैं होते हैं वहीं मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप की खुदाई के लिए भी काम करते हैं। देखिए दोस्तों, यह रहा एक लेबर चौक की फोटो है आपके समक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं। देखिए चित्र आप लोग देख ही पा रहे हैं। ठीक है, ये लेबर चौक की है फोटो। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में। देखिए दोस्तों, पूरे साल तो काम नहीं मिल पाता है, बट कुछ दिन जरूर इनको काम साल में मिलता है। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तय कर लगाए गए थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो लड़की है सिलाई का काम कर रही है। देखिए दोस्तों, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों ने गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। अर्थात इंडिया में है फैक्ट्री, बट जो प्रोडक्ट है वह बाहर सेल किया जाता है। कहाँ बेचा जाता है? वह निर्यात बाहर किया जाता है। देखिए ये रही निर्मला की फोटो और निर्मला जी ये काम कर रही कपड़े की सिलाई करती हुई आपके सामने है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम पर जाती और रात 10 बजे तक काम निपटा लेती थी। कई बार और भी देर हो जाती थी। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता था। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते थे और अतिरिक्त जो चार्ज मिलता था, एक्स्ट्रा जो 4 घंटे काम करती थी उसका उसे 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता था। जून तक काम खत्म हो जाता था तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या कम कर देते थे। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता था। अर्थात 7 से 8 महीने तो निर्मला काम करती थी, बट जब ऑर्डर मिलने कम हो जाते थे तो संख्या कम होती थी। उस दौरान बहुत सारे मिस्त्री बाहर कर दिए जाते थे। देखिए निर्मला की तरह ज़्यादातर करियर अनियमित रूप से काम में लगे हुए थे। जो कारीगर थे, जो लेबर थे, मिस्त्री थे, वो मतलब टेम्परेरी थे। कुछ दिन काम मिला, कुछ दिन ना मिला, इस तरीके से काम चल रहा था। मतलब उनको काम पर तभी आना होता था जब मालिक को ज़रूरत होती थी। उनको रोजगार तभी मिलता था जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता था या फिर खास मौसमों में काम मिलता था। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता था। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती।
अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते तो उन्हें निकाल दिया जाता था। देखिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में यही समस्याएं होती हैं कि सैलरी कम है, काम अधिक है। बट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इतने अच्छे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर से अधिक पेमेंट भी देते हैं। बट उस फील्ड में आपको मास्टर होना पड़ता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ भी नहीं होता था। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती थी। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते रहते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। मतलब 12 घंटे काम करेंगे लेकिन पैसा उनको 8 घंटे को मिलेगा। देखिए, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांटा। यहाँ से पढ़ते दोस्तों। दफ्तर, दफ्तर होता ऑफिस। देखिए, अब ऑफिस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिससे हम बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं, जिनको इंग्लिश में सेल्समैन कहते कि काम का निरीक्षण करती थी, चेक वगैरह करती थी, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते थे। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते थे और उनसे भुगतान इकट्ठा करते थे। सेल्समैन का काम क्या होता? चीजें बेचना और पैसे इकट्ठा करना। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को छह भागों में बांट रखा था। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में उन्होंने बांट रखा था और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती थी। रपट मतलब होता है रिपोर्ट। निरीक्षण करती थी कि उन्होंने क्या तैयार किया और सब कुछ रिटन में तैयार रखता था कि कितने का भुगतान हुआ, कितना माल गया और कितना पैसा आया। और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती थी और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती थी। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं, अर्थात परमानेंट। ये क्या थी? परमानेंट इनके पास जॉब थी। ये यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण देखिए क्या फायदे होते हैं। देखिए, लोग आज गवर्नमेंट जॉब करना क्यों इंपॉर्टेंट समझते हैं, स्पेशली उत्तर भारत में। आप रीजन समझे कि गवर्नमेंट जॉब होती क्या? बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार को छुट्टी मिलती और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए भी छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन दिए जाते हैं। देखिए, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी की सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का भी खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमा के दौरान भी छुट्टी मिलती है। शहर में कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं। और हम लोग भी दोस्तों क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं सारी सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं। जहां देखिए, ये देखिए दोस्तों, आपको एक चित्र दिखाते हैं। महानगरों में कॉल सेंटर में काम करने का एक नया चित्र। देखिए किस तरीके से दोस्तों कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। ये दोस्तों फोटो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि इस तरीके के अब कंप्यूटर नहीं चलते हैं। अब सारे के सारे वर्क दोस्तों लैपटॉप के माध्यम से हैंडल होते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरी की तरह निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं और वो जो लेबर होते हैं वो टेम्परेरी रखे जाते हैं। अगर काम है तो लेबर रखे जाएंगे, अगर काम नहीं तो उनसे कहा जाएगा कि अभी काम नहीं, जब काम होगा तो आपको बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गईं।
लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी और दोस्तों आज जाना कि शहर में किस तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं। आइए शुरू से एक बार और आपको दिखा देते हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका कि शहर में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। चैप्टर दोस्तों 9th है। कौन सा चैप्टर है? नवा चैप्टर यह है, ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्र में आजीविका। आपने देखा होगा कि शहर में कि लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते, अपना पालन पोषण करते रहते हैं। चित्रों के माध्यम से आपने समझा होगा। ये देखिए, इसमें भी एक टाउन की फोटो है। हम्म सड़कों पर काम विभिन्न प्रकार के लोग करते। ये बच्चू मांझी की स्टोरी दी गई, जो बिहार के रहने वाले थे। ये एक रिक्शा चालक हैं। तो ये कौन है दोस्तों? ये एक रिक्शा चालक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे शहरों में रहने वाले रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते हैं, अर्थात रोज कमाना रोज खाने वाले जो होते हैं, वो मैक्सिमम रोड किनारे ही रहा करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक प्लेट की दुकान है, विभिन्न प्रकार की आप प्लेट्स देख पा रहे होंगे। बड़ी दुकानें, छोटी दुकानें, शोरूम वगैरह इत्यादि चीज़ें आपने देखी होंगी। ये देखिए, मजदूर लेबर चौक पर बैठे हुए हैं, वर्कर हैं। अगर किसी व्यक्ति को घर बनवाना है, अन्य कार्य कोई शारीरिक वाला करवाना, तो इनको आप ले जा सकते हैं। इनको श्रमिक भी कहा जाता है। ये देखिए, निर्मला है जो अपना सिलाई का काम करती हैं, एक दर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, कॉल सेंटर की सीन है, जहाँ पर लोग कॉलिंग फ़ोन के माध्यम से भी अपनी आय करते हैं। लोग ऐसी जॉब करना पसंद करते हैं जिसमें सिक्योरिटी हो। तो दोस्तों, ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई हो। फटाफट से लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।